चलिएगा दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट स्टोरी दैट वाज रिलेटेड टू द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है और क्या रीजंस हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं सीक्वेंस में धीरे धीरे। देखिए, अब हम बात करें अगर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या कारण है, उनको समझने से पहले हम उस कंडीशन को समझते हैं कि जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कंप्लीट हुआ था, जब पहला, क्योंकि देखिए कारण वहीं से शुरू होता है। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का जो कारण है, उसका आधार जो बनता है वो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बनता है। तो आफ्टर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर क्या कंडीशंस थी, क्या इवेंट्स थे, उनको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आंग्ल सिख युद्ध के बाद हमने देखा कि एक संधि की गई थी जिसको हम बोलते हैं संधि ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर, और एक और ट्रीटी हुई थी दिसंबर 1846 में जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ भेरोवॉल। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ भेरोवॉल और उसके पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये दो संधियां हुई थी। और इनके माध्यम से क्या हुआ था कि जो वैल्यूएबल एरिया था, जो वेल्दी रीजन था सिख साम्राज्य का, जैसे जालंधर दोआब हो गया है, और जो सबसे महत्वपूर्ण था कश्मीर जो था, वो सिख साम्राज्य के हाथों से निकल गया था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो देना पड़ी थी युद्ध के हर जाने के रूप में, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई थी कि एट द एंड ऑफ द वॉर सिख एम्पायर वॉज फोर्स टू गेट सम वैल्यूएबल टेरिटरी, जैसे कि जालंधर दोआब हो गया, to the East India Company, and Gulab Singh, the ruler of Jammu, was allowed to acquire entire Jammu and Kashmir from the Sikh Empire by a large cash payment to East India Company। ठीक है, और गुलाब सिंह ने कौन सी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बिहाफ में उसने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी किसे पे किया है, EIC को। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखा। अब क्या हुआ है, ठीक है, ये तो जो चला गया वो चला गया, लेकिन और क्या हुआ वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात करें, शासन के बारे में बात करें, तो क्या होता है कि जो इन्फेंट रूलर था वो तो पहले से रूल कर रहे थे, जिनका नाम क्या था, दलीप सिंह। लेकिन दलीप सिंह तो सिर्फ नाम मात्र के लिए थे, उनकी जो रीजेंट माँ थी, इट मीन्स की रानी जिंद, वो पूरे शासनकाल को रन करा रही थी। ठीक है, और उनके जो वजीर थे वो कौन थे, लाल सिंह। लेकिन अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेरोवॉल की संधि के बाद क्या करते हैं, देखिए, द इन्फेंट महाराजा दिलीप सिंह ऑफ द सिख एम्पायर वॉज अलाउड टू रिटेन हिज थ्रोन। तो दिलीप सिंह को तो अपनी गद्दी पर बैठाए रखा, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था, कोई प्रभाव ही नहीं था दिलीप सिंह का, तो सिर्फ नाम मात्र के शासक थे। बट अ ब्रिटिश रेसिडेंट, जो जैसा कि हमने लाहौर की संधि में देखा था कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था जिसका नाम क्या था, हेनरी लॉरेंस, और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था इस हेनरी लॉरेंस नामक ब्रिटिश रेसिडेंट का। But a British resident Henry Lawrence controlled the policy of the दरबार। तो सारी की सारी रणनीतियों पर, सारी की सारी नीतियों पर नियंत्रण जो होता था दरबार की, वो किसका होता था, वो होता था हेनरी लॉरेंस का। ठीक है, दिलीप सिंह मदर महारानी जिंद कौर कंटिन्यूअसली ट्राइड टू रीगेन सम ऑफ हर फॉर्मल इन्फ्लुएंस एज रीजेंट एंड वॉज इवेंचुअली एक्साइल्ड बाय द लॉरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनकी जो रीजेंट माँ थी, संरक्षिका जो माँ थी जिंद कौर, वो निरंतर प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से उनका जो प्रभाव है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो कंट्रोल है, वो उन्हें मिल सके। लेकिन क्या होता है कि जब ट्रीटी ऑफ वेरोवॉल साइन की जाती है, तो उस ट्रीटी में जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो महारानी जिंद कौर थी, उन्हें पंजाब से बाहर देश निकाला दे दिया जाता। ठीक है, उन्हें बाहर दूसरी टेरिटरी में भेज दिया जाता है, और फिर बाद में उन्हें बनारस भेज देते हैं पेंशन देकर। ठीक है, और उनके साथ काफी अपमानित किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, और उनकी जो ज्वेलरी वगैरह है वो भी उनसे छीन ली जाती है। ठीक है, तो इस बात की अगर बात की जाए, इस बात का कई लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन कई लोग इस बात में ब्रिटिशर्स का साथ भी देते हैं। ठीक है, तो कई ऑफिसर्स ऐसे थे, कई जनरल्स, कई सरदार ऐसे थे जो इस बात से खुश थे कि जिंद कौर को लाहौर से क्या किया गया है, शिफ्ट करके बनारस भेज दिया गया। ठीक है, और कई लोग इससे दुखी भी थे ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी से। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, व्हाइल सम सिख जनरल्स एंड द कोर्टियर्स वेलकम्ड हर डिसमिसल, अदर रिसेंटेड लॉरेंस एक्शन, लेकिन कुछ लोगों ने लॉरेंस के एक्शन को क्या किया है, रिवोल्ट भी किया है, उसके खिलाफ
बातें भी की। ठीक है, देखिए अब फिलहाल क्या हो रहा है पंजाब की परिस्थिति या स्थिति की अगर बात की जाए तो लगातार जो नेटिव रूलर्स हैं, जो नेटिव एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो सरदार हैं, उनके कंट्रोल को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है, उनके इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है बाय द ब्रिटिश रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस। जैसे कि सबसे पहले हमने जब ट्रीटी ऑफ एरोवॉल पढ़ा था तो उसमें एक रेजेंसी बनाई गई थी, उस रेजेंसी के हेड बनाए गए थे जो रेसिडेंट थे हेनरी लॉरेंस, और उनके साथ में 8 सिख सरदारों को अपॉइंट करने की बात थी। ठीक है, तो 8 सिख सरदार नियुक्त किए गए थे, और जो शुरू वाली ट्रीटी में तो दोनों लोगों की बात थी, यानी कि दिलीप सिंह और उनकी मां की भी बात थी, यानी जो उनकी मदर थी रानी जिंद कौर वो भी थी। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ हेरोवॉल साइन की जाती है तो जो उनकी मां थी रानी जिंद कौर, उन्हें वहां से डिसमिस कर दिया जाता है और उनकी जगह पर काउंसिल ऑफ रीजेंसी अपॉइंट की जाती है, जिसमें 8 सिख सरदार होते हैं और एक जो हेड होते हैं इनके वो होते हैं जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे हेनरी लॉरेंस। ठीक है, लेकिन धीरे 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 करके इन 8 सिख सरदारों की भी टेरिटरी और इनका जो कंट्रोल है वो क्या किया जाता है, वो रिड्यूस किया जाता है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी या हेनरी लॉरेंस इन 8 सिख सरदारों की संख्या 8 से घटाकर कितनी कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और इनकी टेरिटरी और इनका जो जुडिशियल और टेरिटोरियल जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, जो कंट्रोल है, उसे भी क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए तो 8 सिख सरदारों में से सिर्फ कितने सिख सरदार बचे हैं, धीरे धीरे 1848 आते आते सिर्फ 4 सिख सरदार ही बचते हैं। और ये जो 4 सिख सरदार कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है सरदार छत्तर सिंह अटारी वाला। पहला नाम क्या आता है, सरदार छत्तर सिंह अटारी वाला। सरदार छत्तर सिंह अटारी वाला कंट्रोल करते हैं कौन सा एरिया, झेलम और इंडस, झेलम और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र था वो दिया गया था सरदार छत्तर सिंह अहलूवालिया को, जो वहां के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, दूसरा नाम आता है सरदार कहन सिंह मान का। सरदार कहन सिंह मान को लाहौर वाला एरिया दिया गया था। ठीक है, सरदार कहन सिंह मान लाहौर वाले एरिया को कंट्रोल कर रहे थे। फिर सरदार राम सिंह की अगर बात की जाए तो सरदार राम सिंह को चेज दोआब दिया गया था। चिनाब और झेलम के बीच में जो टेरिटरी आती है, जो दोआब आता है, उसे बोलते हैं चेज दोआब। जहां का काम कौन संभाल रहा था, तो वहां का काम संभाल रहे थे राम सिंह। ठीक है, और लहना सिंह जो थे, लहना सिंह मजीठिया, तो लहना सिंह मजीठिया को दिया गया था कौन सा क्षेत्र, जो माझा एरिया आता है, जो माझा क्षेत्र था रावी नदी और कसूर घाटी के बीच में जो क्षेत्र आता माझा क्षेत्र। ठीक है, तो 4 सरदार थे जो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। इनिशियली ट्रीटी ऑफ हेरोवॉल में 8 सिख सरदार की बात बोली गई थी, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी थी, 4 कर दी। ठीक है, 4 के नाम मैंने बताया, छतर सिंह अहलूवालिया, छतर सिंह अटारी वाला। ठीक है, छतर सिंह अटारी वाला, कहन सिंह मान लाहौर वाला एरिया संभाल रहे हैं, फिर लहना सिंह मजीठिया, और एक नाम जो है वो है राम सिंह। ठीक है, तो इन 4 सिख सरदारों के हाथ में कुछ टेरिटरी दे दी गई थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है अगर हम बात करें आगे की। ठीक है, आगे की क्या कंडीशन होती है, आगे क्या इवेंट्स होते हैं जिसके कारण हमें एक युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या कॉजेस होते हैं अगर बात की जाए तो देखिए अब क्या होता है। अगर हम बात करें 1848 में, 1848 में, और आप सभी को पता है कि ब्रिटिश रेसिडेंट कौन है, तो ब्रिटिश रेसिडेंट है हेनरी लॉरेंस। अब हेनरी लॉरेंस जो 1846 से ही ब्रिटिश रेसिडेंट बन चुका था, और वहां की जो जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल और मिलिट्री की अगर बात की जाए तो वहां की सारी कंडीशंस से काफी फेमिलियर हो चुका था हेनरी लॉरेंस। ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस काफी फेमिलियर हो चुका था, काफी ज्यादा उसे इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, काफी ज्यादा उसे जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्रिकल नॉलेज मिल चुका था। ठीक है, और जो बाकी जो ऑफिसर्स थे उसके अंडर में जो सरदार थे उनसे भी उसके काफी रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो चुके थे। लेकिन क्या होता है कि अर्ली इन 1848 के प्रारंभ में ही हेनरी लॉरेंस जो है उसे रिमूव किया जाता है, उसकी जो हेल्थ है वो खराब होने लग जाती है, और उसकी जगह पर एक दूसरे रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जो दूसरा रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है उसका नाम होता है फ्रेडरिक क्यूरी। तो फ्रेडरिक क्यूरी एक नया रेसिडेंट बनकर अपॉइंट हो जाता है, कहां पर, लाहौर में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो न्यू रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है वो हुआ है फ्रेडरिक क्यूरी। ठीक है, और 1848 में ही अगर हम बात करें तो एक अच्छा 2 चीजें अब यहां पे चेंज हो गई है 1848 में। एक तो सर फ्रेडरिक क्यूरी,
सर फ्रेडरिक क्यूरी अपॉइंट किए गए हैं किस रूप में? एज अ रेसिडेंट ऑफ लाहौर, ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की, ठीक है, अगर हम बात करें गवर्नर जनरल की, तो आप सभी को पता है कि 1848 में एक नए जो गवर्नर जनरल, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा टाइम गलत लिख दिया है मैंने, ये मैंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का टाइम जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 1848 से 1849, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेडरिक क्यूरी क्या बन गए हैं? लाहौर के रेसिडेंट बन गए हैं। और 1848 में आप सभी को पता है कि कौन गवर्नर जनरल बनकर आता है? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी इज नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के गवर्नर जनरल बनकर ही कौन आ चुका था? लॉर्ड डलहौजी आ चुका था 1848 में, और ये 1856 तक रहते हैं भारत के गवर्नर जनरल, और उनके बाद बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और फिर 1857 में रिवोल्ट होता, आप सभी को पता है। 1857 में जब रिवोल्ट होता है तब भारत के गवर्नर जनरल ही कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, उसके बाद उन्हें बनाया जाता है वायसराय ऑफ इंडिया। और 1857 से भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह पर जो पोस्ट है उसका नाम हो जाता है वायसराय, ठीक है। और फिर बनते हैं वायसराय, जो कब तक चलते हैं? जो चलते हैं 1947 तक। और 1947 में अगेन बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुछ समय के लिए, जो बनाया जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन को। और उनके बाद आ जाते हैं फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, एंड देन फिर इस पोस्ट को हटा दिया जाता है और उनकी जगह पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाने लग जाता है, ठीक है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ही हम सभी को पता है कि इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट ही अपॉइंट किए गए थे वो कौन किए गए थे? वो अपॉइंट किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनिशियली लेवल पर जो उनको का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जब सिस्टोमेटिकली जब उनके इलेक्शन हुए 1952 में, ठीक है, तो 1951-52 में ही हमारे आम चुनाव भी होते हैं और 1951-52 में ही राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। और 51-52 से वो 5 ईयर का टर्म पूरा करते हैं, पहला टर्म, और फिर अगेन 5 ईयर का सेकेंड टर्म भी पूरा करते हैं। द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कंप्लीटेड हिज 2 टर्म्स एज अ प्रेसिडेंट। तो ओनली राष्ट्रपति हैं भारत के जिन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए, ठीक है। उनके बाद ऐसा कोई भी मेंबर नहीं आया, ऐसा कोई भी सदस्य नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट नहीं हुआ जिसने 2 कार्यकाल पूरे किए हो, ठीक है। तो ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी भी बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओर से ये कहा गया था, ये दरख्वास्त किया गया था कि आगे से कोई भी मेंबर, आगे से कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने, उसे कभी भी सेकेंड टर्म में पार्टिसिपेट नहीं करना है, सेकेंड टर्म के इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना है। और उसी परंपरा को जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है वो फॉलो करता है, और कभी भी फिर दूसरे बार में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ता। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गवर्नर जनरल बनकर कौन आता है 1848 में? डलहौजी। और डलहौजी की जो नीति है, डलहौजी की जो पॉलिसी है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है? ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल स्टेब्लिश करना है इंडिया में, ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष ब्रिटिश जो शासन है उसको वो लाना चाहता है। और इसके लिए उसने एक नई नीति लेकर आया था, नई पॉलिसी लेकर आया था, जिसे कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति। और आते से ही उसने सबसे पहले पंजाब को हड़पने की जो पॉलिसी थी वो शुरू कर दी थी, और वो चाहता था किसी भी तरह से पंजाब को एक्वायर कर लिया जाए। और चूंकि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में पंजाब पर कंट्रोल तो हासिल कर ही लिया गया था, और सेकेंड टर्म में अगेन उसकी पूरी इच्छा थी कि पंजाब पूरी तरह से एक्वायर्ड हो जाए, जिसे जो उसको करने का मौका भी मिला। और फिर देखिए उसकी जो पॉलिसी है ना, जिसमें हड़प नीति के तहत उसने कई राज्यों को हड़पा था। स्टार्ट होता है सतारा से, ठीक है। सतारा के बारे में हमने मराठा साम्राज्य और फिर जो मराठा विक्ट्री उसमें पढ़ा था कि सतारा में प्रताप सिंह नामक जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे उन्हें अपॉइंट किया गया था आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1848, 1848 के बाद, ठीक है। और फिर क्या होता है कि 1848 में 1848 के लगभग ही सतारा को ब्रिटिश टेरिटरी या ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, हड़प नीति के तहत। और फिर और भी कई राज्य हो गए, जैसे झांसी है, ठीक है, बघात है, जेतपुर है, इस तरह से कई टेरिटरीज को इन्होंने एक्वायर किया था, ठीक है, लगभग 7 टेरिटरी। और जो एक नाम आता है हमारे सामने वो आता है अवध।
अवध को जो इन्होंने जीता था, अवध को जो इन्होंने शामिल किया था अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में, वो बेड एडमिनिस्ट्रेशन या बुरे शासन के आरोप में, ठीक है, वाजिद अली शाह को रिमूव करके पहुंचा दिया गया था, डिसमिस करके पहुंचा दिया गया था कलकत्ता। जैसे कि हम सिख साम्राज्य में पढ़ रहे हैं, और जैसे कि हमने देखा कि रानी जिंद को बनारस भेज दिया है, एज इट इज एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जैसे कि जब हमने मराठा वॉर पढ़ा था तो हमने देखा कि जो आपके पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उन्हें कानपुर के पास बिठूर नामक गांव में भेज दिया गया था और बिठूर का राजा उन्हें बना दिया गया, ठीक है। और वहीं पर फिर उनकी जो है लगभग 1841 या 48 के लगभग उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है, ठीक है। और उनके पुत्र को फिर पेशवा कंसिडर नहीं किया जाता और पेंशन देने से भी मना कर दिया जाता, ठीक है, पेंशन भी नहीं दी जाती है। तो ये एक्टिविटी ब्रिटिशर्स परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे रानी जिंद कौर को बनारस भेज दिया है और कंटिन्यूअसली उनकी जो पेंशन है उसमें कमी की जा रही है, ये एक्टिविटी हम देख रहे हैं। अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हें अवध से कहां भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया, और उनकी भी पेंशन को कम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि इंडियन रूलर्स को एक तो वहां से उनकी पर्टिकुलर जो टेरिटरी है जहां पे उनके फोरफादर्स रहे हैं, शासन किया है कई कई दशकों से, उन्हें उस क्षेत्र से क्या किया जाए, दूर भेज दिया जाए, ताकि वहां के पॉलिटिकल मामलों में उनका इंटरफेयर ना हो, ठीक है, कोई रिवेलियन ही नहीं होगा। और दूसरी चीज कि जब दूर भेज दिया जाएगा तो फिर धीरे धीरे उनकी जो पेंशन है उसमें भी क्या किया जाएगी, कटौती की जाएगी। इस पॉलिसी के तहत ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए कि क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी आ चुका है जिसकी पॉलिसी है ज्यादा से ज्यादा इंपीरियलिस्ट और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब जब ये दो लोग आ गए हैं, बट हम पहले बात करेंगे फ्रेडरिक क्यूरी की। फ्रेडरिक क्यूरी की अगर बात की जाए तो ये काफी ज्यादा एक चालाक व्यक्ति था और एक विधि से यानी कानून से संबंधित व्यक्ति था, ठीक है। क्यूरी वॉज अ लीगलिस्ट, तो ये कानून संबंधित या विधि से संबंधित एक व्यक्ति था। और अगर हम इसकी बात करें तो उतना ज्यादा ये फेमिलियर नहीं था पंजाब के ऑफिसर्स से, पंजाब के मामलों से इसको उतना ज्यादा अंदाजा नहीं था, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन इसकी नहीं थी जो इंफॉर्मेशन पहले किसकी को हुआ करती थी, हेनरी लॉरेंस को। अब देखिए क्योंकि ये काफी सकमिजाजी भी है, काफी इसका शक्की बिहेवियर भी है, तो क्या हुआ कि इसे सबसे ज्यादा शक हुआ किस पर, सबसे ज्यादा शक हुआ इस पर जो सबसे पहले हमने नाम पढ़ा था छत्तर सिंह अटारीवाला पर, ठीक है। तो इसे सबसे ज्यादा शक होता है किस पर, छत्तर सिंह अटारीवाला पर। और ये कहता है कि आई बिलीव्ड, मुझे पूरी तरह से शक है कि छत्तर सिंह अटारीवाला एक कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई प्लॉटिंग कर रहा है किसी प्रकार के रिवेलियन की, किसी प्रकार के विद्रोह की, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हमको क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे convinced that the सरदार छत्तर सिंह अटारीवाला, the Sikh governor of Hazara, was actively plotting a rebellion with other सरदार। तो वो पूरी तरह से विश्वासमत हो जाता है कि छत्तर सिंह अटारीवाला किसी प्रकार से रिवेलियन कर रहे हैं, ठीक है, अन्य सिख सरदारों के साथ, ठीक है। हालांकि अभी कुछ कंडीशन, कुछ घटना घटी नहीं, खाली इन्हें शक है। अब घटनाएं कहां से घटना शुरू करती है, इवेंट्स कहां से होना शुरू होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बेसिकली जो इवेंट है, जो बेसिकली जो कॉज है, कारण जो बना है, उसकी बात करते हैं। देखिए ये जो मैंने अभी आप लोगों को बातें बताई कि किस तरह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुआ और धीरे धीरे सिख सरदारों का जो इन्फ्लुएंस था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे वो कम किए जा रहे थे, वो रिड्यूस किए जा रहे थे बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो हेनरी लॉरेंस का इन्फ्लुएंस था, और फिर हेनरी लॉरेंस की जगह पे जो फ्रेडरिक क्यूरी है वो आ जाता है, जो काफी ज्यादा सकमिजाजी व्यक्ति है और काफी ज्यादा उसे वहाँ के पॉलिटिकल मामलों में और वहाँ की जो चीजें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और थोड़ा सा अलग टाइप का व्यक्ति है जो वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए सही साबित नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है, अब इस चीज को समझें। अब इवेंट जो है, इंपॉर्टेंट इवेंट मैं बताता हूं। देखिए जो रिवोल्ट शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है, वो शुरू होता है मुल्तान से, ठीक है। रिवोल्ट कहां से शुरू होता है, मुल्तान, ठीक है। मुल्तान भी पाकिस्तान में आता है और एक इंपॉर्टेंट सिटी है मुल्तान। मुल्तान को 1818 में 1818 के लगभग जो आपके रंजीत सिंह थे उनके द्वारा क्या किया गया था, जीता गया था, ठीक है। अफगानियों से उन्होंने जीत लिया था किसे, मुल्तान को 1818 में। हालांकि इस एरिया पे ना अफगानियों का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, बट मुल्तान इन लोगों के हाथ में था, मुल्तान इनके द्वारा कैप्चर किया गया था। अब 1818 में तो जीत लिया था, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 1848 में, जब 1848 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कंप्लीट हुआ, तो वहां के जो गवर्नर थे वो एक हिंदू व्यक्ति थे जिनका नाम था
दीवान मूल राज। तो मुल्तान के गवर्नर कौन थे? दीवान मूल राज। ठीक है, तो मूलराज जो है वो दीवान थे कहाँ के? मुल्तान के दीवान मूलराज, और साथ ही वहां के क्या थे? गवर्नर भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ना वो ठीक ठाक तरह से रूल कर रहे थे, ठीक ठाक तरह से अपनी गवर्नरशिप चला रहे थे, और एज ए इंडिपेंडेंट रूलर की तरह वो वहां पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट रूलर देखिए, जैसे वो पहले टैक्स दिया करते थे रंजीत सिंह और सिख साम्राज्य को, एज इट इज वो अभी भी टैक्स दे रहे थे किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाहौर पहुंचा रहे थे। लेकिन अब क्या होता है कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता है पंजाब में, ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है, जो टैक्स की रेट थी वो बढ़ा दी जाती। ठीक है, टैक्स की रेट क्या कर दी जाती है? बढ़ा दी जाती है। और जब टैक्स की रेट बढ़ा दी जाती है तो इनसे कहा जाता है कि आप जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसे भी क्या करिए? पे करिए। ठीक है, बढ़ा हुआ टैक्स भी क्या करिए? पे करिए। और चूंकि दीवान मूलराज ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमने कई सारा टैक्स पहले ही पे कर चुके हैं और अब हम एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करने वाले। ठीक है, और साथ ही एक और बात यहाँ पे इतिहासकारों द्वारा कही गई है कि दीवान मूलराज अपनी इस पोस्ट को क्या कर लेते हैं? हिरारिकल बना देते हैं, वंशानुगत बना देते हैं, और अपने पुत्र को अपने बाद अपनी पोस्ट पर अपॉइंट करने का ये मन भी बना लेते हैं कि अब जो अगला व्यक्ति होगा वो उसी का पुत्र होगा जो उसकी पोस्ट को संभालेगा। ठीक है, तो ये भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली होती है किसके द्वारा? दीवान मूलराज के द्वारा। और जब इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक तो ये बड़ा हुआ जो टैक्स है वो नहीं पहुंचा रहे हैं, साथ ही ये क्या कर रहे हैं कि इस पद पर, जो गवर्नर का पद है मुल्तान के, उस पर अपने पुत्र को क्या करना चाह रहे हैं? अपॉइंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फ्रेडरिक क्यूरी है, जो बना हुआ है कहां का? लाहौर का रेसिडेंट। ठीक है, लाहौर का जो रेसिडेंट है फ्रेडरिक क्यूरी, इस बात को जैसे ही उसको पता चलता है, जैसे ही उसे भनक लगती है मुल्तान में जो प्रॉब्लम चल रही है, वो क्या करता है? वो अपने पसंदीदा व्यक्ति को, अपने पपेट व्यक्ति को क्या करता है? वहां का गवर्नर अपॉइंट करने की बात बोल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहन सिंह थे, ठीक है, कहन सिंह, अभी हमने बोला था कि 4 सरदार बचने दिए थे इन्होंने रिजेंसी में, काउंसिल ऑफ रिजेंसी में, उनमें से एक नाम आता है सरदार कहन सिंह का। तो ये एक आदेश जारी करते हैं कि अब मुल्तान के जो गवर्नर हैं वो आप नहीं हैं, हम आपको गवर्नरशिप से क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, और आपकी जगह पर अब अगले जो गवर्नर होंगे वो कौन होंगे? कहन सिंह होंगे। ठीक है, कहन सिंह को अपॉइंट किया जाता है एज अ न्यू गवर्नर ऑफ मुल्तान। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब कहन सिंह को अपॉइंट कर दिया गया है न्यू गवर्नर ऑफ मुल्तान, और कहन सिंह की अपॉइंटमेंट करने के लिए एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को भेजा जाता है कहां पर? मुल्तान में। तो मुल्तान में भेजा जाता है एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को, और इन्हें रिमूव करने के लिए, इन्हें डिसमिसल करने के लिए, और एक जो सिस्टम होता है, कानूनी जो विधि विधान होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जाता है, इस बात को बताने के लिए, डिसमिस करने के लिए, न्यू अपॉइंटमेंट के लिए, जिसका नाम था जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट गए थे, पैट्रिक बेंस। तो पैट्रिक बेंस करके एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जाते हैं कहां पर? कहां जाते हैं? मुल्तान जाते हैं। तो यहां पे मैं एक नाम बता देता हूं आप लोगों को, जिसका नाम क्या है? पैट्रिक वेंस। ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे, एक ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट थे, पैट्रिक वेंस एंग्यूस। ये जाते हैं कहां पर? मुल्तान में। हालांकि इनके साथ ना, इनकी सहायता करने के लिए एक छोटी सी ब्रिटिश फोर्स भी जाती है, एक छोटी सी ब्रिटिश सेना भी जाती है। ठीक है, और इनके साथ एक लेफ्टिनेंट भी होते हैं जिनका नाम था विलियम एंडरसन। तो विलियम एंडरसन जो एक लेफ्टिनेंट थे, आर्मी के व्यक्ति थे, और इनके साथ में एक छोटी मोटी ब्रिटिश फोर्स ले जाती है, और जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है पैट्रिक वेंस। कहां पहुंच गए? मुल्तान पहुंच गए। ठीक है, जब मुल्तान जाते हैं तो दीवान मूलराज इनको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इन्हें सिस्टमेटिकली तरीके से जो किले थे वहाँ के मुल्तान के, वहाँ इन्हें पहुँचाया जाता है, और इनका जो भी इनकी जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म की जा रही होती। ठीक है, तो जब ये वो सारी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे ही अपने पद को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उसी समय मूलराज के ही जो समर्थक लोग थे वो इनके ऊपर क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं।
ठीक है। तो मूलराज के ही समर्थक लोगों के द्वारा, मूलराज के ही लोगों के द्वारा इनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है, ठीक है। इस बात को समझें। ऑन 18 अप्रैल 1848, 18 अप्रैल 1848 की यह घटना है। ठीक है। ऑन 18 अप्रैल 1848 जो प्रेट्रिक वेंस अराइव्ड एट मुल्तान, तो ये कहां पहुंच गए, प्रेट्रिक वेंस मुल्तान पहुंच जाते हैं विथ अनदर ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट विलियम एंडरसन एंड अ स्मॉल आर्मी। ठीक है। मूलराज हैंडेड ओवर द कीज ऑफ द फोर्ट्रेस। ठीक है। तो मूलराज ने अपनी जो भी किले की जो भी अथॉरिटी थी वो किसे दे दी है, वो दे दी है प्रेट्रिक वेंस को। ठीक है। लेकिन उसी समय पर उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, हमला कर दिया जाता है मूलराज के ही सैनिकों के द्वारा, मूलराज समर्थित जो भीड़ थी, जो लोग थे उनके द्वारा। ठीक है। और ये जितने भी ऑफिसर्स थे, इनकी जो टुकड़ी थी, जो लेफ्टिनेंट एडरसन थे और जो प्रेट्रिक वेंस थे, इनकी हत्या कर दी जाती। ठीक है। और इनकी हत्या करने के बाद इनका जो सिर था उसे काट कर पहुंचाया जाता है कहां पर, कहन सिंह के पास। ठीक है। किसे पहुंचा दिया जाता है, कहन सिंह के पास। और कहन सिंह को ये मैसेज भेजा जाता है कि इसे आप पहुंचा दीजिए लाहौर। ठीक है। तो ये एक इवेंट देखने को मिलता है कहां पर, मुल्तान में। ठीक है। मूलराज लेटर क्लेम्ड दैट ही हैड नॉट इंस्टिगेटेड दीज अटैक। हालांकि मूलराज क्या कहता है कि उसने ये आक्रमण नहीं कराया था, उसने ये अटैक इंस्टिगेट नहीं कराया था, बट ही वॉज कमिटेड टू रिवेलियन बिकॉज ऑफ देम। लेकिन वो विद्रोह जरूर कर रहा है इन सारी एक्टिविटीज के कारण, इन सारी क्रियाकलापों के कारण वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। हालांकि उसने ये हत्याएं नहीं कराई है। ठीक है। ये बात बोली गई किसके द्वारा, मूलराज के द्वारा। ही प्रेजेंटेड वेंस एंड्यूस हेड टू सरदार कहन सिंह। कहन सिंह के पास प्रस्तुत किया जाता है किसका सिर, प्रेट्रिक वेंस का सिर। ठीक है। एंड टोल्ड हिम टू टेक इट बैक टू लाहौर। उनको कहा जाता है कि इसे आप कहां पहुंचाइए, लाहौर पहुंचाइए। द न्यूज ऑफ द किलिंग स्प्रेड ओवर द पंजाब एंड अनरेस्ट एंड डिस्क्विस्ट इंक्रीज्ड। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जैसे ही ये खबर फैलती है कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट प्रेट्रिक वेंस की हत्या कर दी गई है मूलराज के गवर्नर के आदेश पर, या मूलराज के गवर्नर के वहां पर मुल्तान में। ठीक है। मुल्तान के गवर्नर के द्वारा। देन क्या होता है, ये जो खबर है ये आग की तरह फैलती है। ठीक है। और जितने भी अनसेटिस्फाइड सरदार थे, ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से, जो रिवोल्ट करना चाह रहे थे, जो विद्रोह करना चाह रहे थे, वो अब यहाँ पे विद्रोह शुरू कर देते हैं। किसकी लीडरशिप में, किसके सपोर्ट में, मुल्तान के दीवान मूलराज के सपोर्ट में। ठीक है। तो एक रिवोल्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है, एक विद्रोह यहाँ पर शुरू हो जाता है और धीरे धीरे कुछ युद्ध यहाँ पे लड़े जाते हैं खालसा सिख फोर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसके द्वारा। ठीक है। यहाँ पर भी जो सेना है, जो आर्मी है ब्रिटिशर्स की, उनके जो कमांडर इन चीफ है वो अभी भी कौन है, वो अभी भी हैं कमांडर जो है वो है गफ। तो कमांडर गफ अभी भी ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे हैं। हालांकि एक युद्ध में काफी ज्यादा नुकसान होता है सिखों के साथ लड़ते हुए। तब कुछ दिनों के बाद जो चार्ल्स नेपियर हैं उन्हें बनाया जाता है ब्रिटिश आर्मी का कमांडर इन चीफ इंडिया में। ठीक है। चार्ल्स नेपियर को। अब देखिए क्या होते हैं, कौन कौन से युद्ध होते हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले जो युद्ध है वो है बैटल ऑफ रामनगर। इस सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में जो युद्ध है, अगर उनकी बात करें, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हमने युद्धों की बात करी तो वहां पर भी हमने कुछ युद्ध देखे थे, यहां पर भी कुछ युद्ध है। सबसे पहला है बैटल ऑफ बैटल ऑफ रामनगर। बैटल ऑफ रामनगर लड़ा गया था 22 नवंबर 1848, 1848 में बैटल ऑफ रामनगर। देखिए बैटल ऑफ रामनगर की अगर बात की जाए तो इसमें किसकी विजय होती है, किसकी हार होती है, ये क्लियर नहीं हो पाता है। इट मींस कि एक बैलेंस कंडीशन है और इसके बारे में ठीक ठाक जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट नहीं की गई है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो वो होता है बैटल ऑफ चिलियानवाला। बैटल ऑफ चिलियानवाला। बैटल ऑफ चिलियानवाला की बात की जाए तो ये लड़ा गया था 13 जनवरी 1848 को और इसमें ब्रिटिशर्स की बुरी तरह से हार हुई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ब्रिटिश फोर्स की बुरी तरह से डिफीटिंग हुई थी इस युद्ध में। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में अगर बात की जाए
इंडिया में ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो खूनी युद्ध हुए हैं, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी तरह से हार हुई है, उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है बैटल ऑफ चिलियानवाला, ठीक है, जहां पे ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से खदेड़ा गया था, जहां पे ब्रिटिशर्स के साथ काफी ज्यादा अनह्यूमिलेटिंग वे में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और जो दूसरा युद्ध आप लोगों ने हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, जब हम बात कर रहे थे द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब लड़ा जा रहा था, तब एक युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस युद्ध में जो हैदर अली की फोर्स थी, या हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान की जो फोर्स थी, उनके द्वारा ब्रिटिश फोर्स को सीज कर लिया गया था, उनकी सेनाओं को चारों तरफ से घेर लिया गया था, और काफी ज्यादा फोर्सेस जो थी, काफी ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ जो फोर्स थी ब्रिटिशर्स की, उन्हें सरेंडर करना पड़ा था। और उन लोगों को, जैसे कर्नल बेली जो थे ब्रिटिश फोर्स के जो लीडर थे, उन सभी को सरेंडर किया गया था, उन सभी को कैप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये एक इवेंट देखने को मिला था, ठीक है। हालांकि वो युद्ध का जो नाम था वो था बैटल ऑफ पोलिलुरु। तो बैटल ऑफ पोलिलुरु जो हुआ था लगभग 1781 में, जिसमें हैदर अली तो हम नाम लेते ही हैं, लेकिन टीपू सुल्तान उस पर्टिकुलर युद्ध में लीड कर रहा था, ठीक है। सुल्तान जो थे मैसूर के, वो कौन थे? हैदर अली। तो एक वो जो युद्ध था बैटल ऑफ पोलिलुरु, जो 1871 में हुआ था, सॉरी 1781 में हुआ था, और दूसरा है, हालांकि वो पहले हुआ और ये फर्स्ट है, बैटल ऑफ चिलियानवाला, जिसमें बुरी तरह से ब्रिटिशर्स की सेनाएं पराजित हुई थी। तो ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री में, इंडिया में ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री में बहुत ही बुरी तरह से जो ब्रिटिशर्स की हार हुई है, उसमें एक नाम पहले नंबर पे आता है बैटल ऑफ चिलियानवाला, और दूसरा नाम आता है बैटल ऑफ पोलिलुरु, जिसके तहत कई सारे ब्रिटिशर्स को एक साथ क्या करना पड़ा था? सरेंडर करना पड़ा था। किसके सामने? टीपू सुल्तान के सामने। हालांकि अगले ही साल, उसी घटना के एक साल बाद 1782 में एक और युद्ध लड़ा जाता है, दैट वाज द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। कौन सा युद्ध? पोर्टो नोवो का युद्ध। और उस युद्ध में जो ब्रिटिश आर्मी के कमांडर होते हैं, उनके द्वारा पराजित किया जाता है हैदर अली को, ठीक है। किसे पराजित कर दिया जाता है पोर्टो नोवो के युद्ध में? हैदर अली को, ठीक है ना। और कौन होता है ब्रिटिश आर्मी का कमांडर? वो होता है आयरकुट, ठीक है। तो कमांडर जो होता है उस समय ब्रिटिश फोर्स का, वो होता है आयरकुट। उसके पहले कौन था? कर्नल बेली था। उसे पराजित किया जाता है, आयरकुट जीत जाता है और बदला लेता है। हालांकि ये जो युद्ध था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है 1784 तक। 82 में यहाँ पे डेथ भी हो जाती है किसकी? हैदर अली की, ठीक है, ड्यू टू कैंसर। बट ये युद्ध कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जहां पे कोई भी रिजल्ट नहीं आ पाता है, और फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन कर दी जाती है और युद्ध खत्म हो जाता है। फिर अगेन से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू होता है 1790 से 92 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चलता है, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और फिर साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और फिर फाइनली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में लड़ा जाता है, जिसमें टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी को बचाते हुए शहीद हो जाता है 1799 में, ठीक है। द लायन ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है किसे? टीपू सुल्तान को। भारत में रॉकेट टेक्नोलॉजी का इनोवेटर या उसे स्टार्ट कराने वाला पहला रूलर या पहले शासक ही कहलाए जाते हैं हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने बात की बैटल ऑफ चिलियानवाला की हिस्ट्री के बारे में। हल्का सा ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी को लड़ा गया था 1848 में। और फिर हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी युद्ध की, जिसका नाम था बैटल ऑफ गुजरात। बैटल ऑफ गुजरात हुआ था 21 फेब 1849 में, ठीक है ना। तो जो आखिरी युद्ध है बैटल ऑफ गुजरात, देखिए गुजरात, ये इंडिया वाला जो गुजरात आप लोग देखते हैं वो ये गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र के नॉर्थ में, ठीक है। वेस्टर्न जो रीजन है इंडिया का, तो वो गुजरात स्टेट नहीं है इंडिया वाला। ये जो गुजरात एरिया है ये पाकिस्तान में आता है, ठीक है। पाकिस्तान में ये गुजरात रीजन आता है। तो ये जो गुजरात है ये पाकिस्तान का, वहां पर लड़ा गया था 21 फेब 1849 को, द बैटल ऑफ गुजरात। इन दैट बैटल ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत ही निर्णायक तौर पर पराजित कर दिया था सिख आर्मी को, ठीक है। तो सिख फोर्स वाज डिसिसिवली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्स, ब्रिटिश EIC फोर्स, ठीक है। कौन लीड कर रहा है? तो कर्नल गफ या कमांडर इन चीफ जो है वो गफ है ब्रिटिश फोर्स के। अभी नेपियर यहाँ पे अपॉइंट नहीं किए गए हैं।
चलिए, तो यहां पर ना इस युद्ध में बुरी तरह से हार हुई थी और उसके बाद जो छतर सिंह अटारीवाला थे और उनके पुत्र शेर सिंह जो अटारीवाला थे, उनके द्वारा लगभग मार्च 1849 में सरेंडर कर दिया गया था रावलपिंडी में। ठीक है, तो लास्ट जो रिवोल्ट चल रहा था, लास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके जो लीडर थे वो छतर सिंह अटारीवाला एंड हिज सन शेर सिंह अटारीवाला वाज फाइनली सरेंडरिंग इन रावलपिंडी। तो रावलपिंडी में सरेंडर किया जाता है और फाइनली ये जो पूरी की पूरी पंजाब टेरिटरी थी, जो पूरा का पूरा सिख एम्पायर था, दैट वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1849। ठीक है, तो 1849 में पूरा का पूरा जो सिख साम्राज्य था उसे एक्वायर कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। द लास्ट बैटल दैट वाज फॉट बिटवीन द टू एम्पायर, दैट वाज द बैटल ऑफ गुजरात, दैट वाज फॉट इन 21 ऑफ फेब 1849। ठीक है, तो ये बात यहां पे क्लियर हो जाती है, बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि आफ्टर द विक्ट्री ऑफ गुजरात, अब देखिए या आप गुजरात बोले या पंजाब बोले, बात पूरी हो गई है। लॉर्ड डलहौजी एनेक्स द पंजाब। अब देखिए नाम तो डलहौजी का ही लिया जाएगा क्योंकि 1848 में कौन वायसराय बन गया है, सॉरी कौन गवर्नर जनरल बन गया है, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी एनेक्स कर लेते हैं पंजाब को फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1849, 1849 में फॉर हिज सर्विस। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी आते आते ही उन्होंने सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या कर ली है, पंजाब को एक्वायर कर लिया। ठीक है, पंजाब जैसी वेल्थीएस्ट जो टेरिटरी थी उसे जीत लिया है और पूरा नियंत्रण कर लिया। ठीक है, पंजाब पर। इसी के साथ क्या होता है कि पंजाब के जो महाराजा थे, अंतिम जो शासक होते हैं कौन, जिनका नाम क्या है, दिलीप सिंह। ठीक है ना, उम्र ज्यादा नहीं है, जब ये रूल करने आए थे 1805 में, सॉरी 1845 में, 1945, ही वॉज ओनली 5 ईयर ओल्ड। तो अब जाके 49 हो रहा है, यानी कि लगभग 8 या 9 साल की उम्र में ये रहे होंगे या 10 साल की उम्र में रहे होंगे कौन, दिलीप सिंह। ठीक है, तो दिलीप सिंह को यहां से क्या किया जाता है, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की देखरेख में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, फैमिली और काफी जो भरोसेमंद लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनसे ही उन्हें मिलने दिया जाता है। और 2 लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है उनकी देखरेख करने के लिए, जिनका नाम था लोगिन। तो लोगिन फैमिली थी, लोगिन दंपत्ति थी जिनके द्वारा उनकी देखरेख की जाती है। और फिर बाद में उन्हें 1854 के अप्रोक्स भेज दिया जाता है, कहां पर, लंदन में। और उन्हीं से क्या कर लिया जाता है, जो हीरा था, जो कोहिनूर था, वो भी क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। ठीक है, तो कोहिनूर और जितने भी उनका पूरा का पूरा जो, देखिए पूरी की पूरी जो ट्रेजरी थी, पूरा का पूरा जो एरिया था, वो सब कुछ किसका हो गया है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला है कि डलहौजी के समय पर ये सब कुछ हुआ। तो अब डलहौजी की जो रैंक थी, डलहौजी का जो डेजिग्नेशन था, उसको सम्मानित किया गया है, उसको बढ़ाया गया। ठीक है, तो अभी तक जो डलहौजी का जो डेजिग्नेशन था वो पर्ल का था। ठीक है, अभी तक डेजिग्नेशन जो था वो किसका था, पर्ल का था। अब क्या किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, सॉरी अर्ल का था, क्या था, EARL, अर्ल। ठीक है, तो अब अभी तक जो डलहौजी थे उन्हें क्या कहा जाता था, उनकी पोस्ट का जो सम्मान था, उनके पद का जो डेजिग्नेशन था, वो अर्ल का था। ठीक है, अब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उनके द्वारा इनको थैंक्स कहा जाता है, इनको सम्मानित किया जाता है और इनका जो डेजिग्नेशन है उसको बढ़ाकर मार्कस किया जाता है। ठीक है, तो मार्कस अब इनका क्या हो गया है, डेजिग्नेशन हो गया है। ठीक है, तो अर्ल से बढ़कर इनका जो पद है वो क्या हो गया है, मार्कस हो गया। ठीक है, किसका, लॉर्ड डलहौजी का इन 1849, 1849 में। ठीक है, इस तरह से जो लास्ट इंडिया का एम्पायर था, जो लास्ट इंडिपेंडेंट एम्पायर था, फाइनली 1849 में उसे भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, जीत लिया है। अब पंजाब भी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका था। सिंध 1843 में कैप्चर ऑलरेडी कर चुके थे, 1849 में पंजाब को कर लिया है। 1878 तक आते आते अफगानिस्तान में भी इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, हालांकि लंबे समय तक अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 1842-39 में भी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839-42 में हो चुका था और जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होगा वो 1878 में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ना पंजाब, पाकिस्तान और सिंध वाली एक बड़ी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली गई थी। इंडिया का लगभग पूरा एरिया कैप्चर ऑलरेडी कर चुके थे। कश्मीर की बात की जाए तो इन्हीं के समर्थक रूलर रूल कर रहे हैं, गुलाब सिंह और उनके बाद जो सब आएंगे हरी सिंह वगैरह। ठीक है, ये सब उन्हीं से अंग्रेजों के जो है फ्रेंड रूलर्स होंगे।
और फिर अगर हम बात करें ना पंजाब के भी जो रूलर्स होंगे बाकी जो टेरिटरी के, वो सब भी ब्रिटिशर्स के समर्थक बन जाएंगे और राजपूताना रूलर्स भी ब्रिटिशर्स के समर्थक बन जाएंगे, जैसा कि हम 1857 के रिवोल्ट में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए तो फाइनली लेक्चर 4 वाला ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा देखिए दो और मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंध पे जो विक्ट्री हुई है वो 1843 में हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे ऐसा कोई भी युद्ध या ऐसी कोई इवेंट आपको नहीं पूछा जाएगा। एंग्लो अफगान वॉर की हम बात जरूर कर लें तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1839 से 42 के बीच में और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1878 में। ठीक है, तो यहां से भी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ओनली 7 टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए हैं, 7 टॉपिकों के ऊपर बात की है। ठीक है ना, और 7 टॉपिक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली विक्ट्री जो इनकी हुई है वो की हुई है, पहला नियंत्रण इन्होंने जो कंट्रोल किया है वो किस पर किया है? पोर्चुगीज पर। ठीक है, 1612 में एक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ स्वाली, जिसे बैटल ऑफ सूरत भी कहा जाता है, और पुर्तगालियों को यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था। और फिर 1661 में जो ट्रीटी हो गई थी, जो रिलेशनशिप या जो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, ठीक है ना, चार्ल्स द्वितीय और जो कैथरीन मेयो थी, उनके जो विवाह हो गए थे उसके बाद, तो पोर्तुगीज तो इनके बस में थे, पोर्तुगीज इनके नियंत्रण में थे। फिर 1759 में डचों के साथ इनका नियंत्रण हुआ, डचों के ऊपर इनका कंट्रोल हुआ बाय द बैटल ऑफ बेद्रा। बेद्रा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, और बेद्रा के युद्ध जिसे हम बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डचों पर नियंत्रण हो गया। हालांकि डचों का ना और इनका जो रिलेशनशिप था वो पीसफुली था, लेकिन ये जो डचों का युद्ध हुआ वो बंगाल के जो नवाब थे उनके जो मीर जाफर था उनके कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि काफी पहले भी डचों के साथ इनके रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा जो फ्रांसीसी थे उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा। फ्रांसीसियों के साथ जो इनके डिस्प्यूट्स हुए हैं, जो युद्ध हुए हैं, उन्हें हम कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं, एंग्लो फ्रेंच वॉर। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर होते हैं। कब कब होते हैं? 1867 to 69 1746 to 48, 1746 से 1748। ठीक है, सेकेंड 1749 से 1754 सेकेंड, एंड थर्ड 1758 से 1763 तीसरा कार्नेटिक वॉर लड़ा जाता है। पहला जो कार्नेटिक वॉर था वो एक्सला सापल ट्रीटी से खत्म होता है, जो ऑस्ट्रिया के सक्सेसर के मुद्दे पर शुरू होता है। सेकेंड जो वॉर था वो 2 इंडियन स्टेट्स, एक कर्नाटक और दूसरा हैदराबाद, इसके सक्सेसरशिप के कारण से शुरू होता है, और जो दोनों कंपनियां हैं वो इंडिया में युद्ध करने लग जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ना ये जो युद्ध है वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से खत्म होता है। फिर जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे ना ये 58 से 63 तक चलता है, और ये भी खत्म होता है बाय द ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसी युद्ध के बीच में एक युद्ध होता है बैटल ऑफ वॉन्डिवोस, जो फ्रांसीसियों पर कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप थी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बैटल ऑफ वॉन्डिवोस। ठीक है, 1760 में। फिर ये तो हो गए इनके यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स जिनको इन्होंने नियंत्रित किया। लगभग 150 ईयर्स लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि 1608 में इंडिया में इन्होंने कदम रखा था, 1608 में ये लोग ऑफिशियली लेवल पर या एक सिस्टोमेटिकली ये आए थे। हालांकि 1599 में भी एक बार आ चुके थे जॉन मिल्टन होल नामक ब्रिटिशर्स, लेकिन 1608 में पूरी तरह ट्रेड के उद्देश्य से लोग आए हैं। 1608 से 1763 तक ये यूरोपियंस को ही कंट्रोल कर लिया है इन्होंने, अपने कॉम्पिटिटर्स को कंट्रोल कर लिया। फिर इंडियंस की बात करें तो फिर हम देखते हैं प्लासी या बंगाल पर विजय इन्होंने बक्सर और प्लासी के युद्ध में भी पाई है। फिर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो फिर साउथ इंडिया में जो हैदर अली का मजबूत साम्राज्य था, जो मजबूत टेरिटरी थी, स्टेट था, उसे इन्होंने एक्वायर किया 4 युद्धों के माध्यम से, जिसे हमने एंग्लो मैसूर वॉर में डिस्कस किया। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा कि जो सबसे बड़ा एम्पायर था, जो पूरे इंडिया को लीड कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट वाज द मराठा एम्पायर, उसे भी इन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया है बाय द 3 एंग्लो मराठा वॉर। 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए थे 1775 से लेकर
1818 तक। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ही कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में। दूसरा कब हुआ था? 1803 से 1805 के बीच में। और तीसरा कब हुआ था? 1817 टू 1818 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ना एंग्लो मराठा वॉर और जो ट्रीटीज, जो संधियां हुई हैं, उनको ध्यान रखना है। फिर जो नेक्स्ट विक्ट्री हासिल हुई है मराठों के बाद, वो हमने बात की है लास्ट इंडिपेंडेंट और लार्जेस्ट एम्पायर, दैट वाज द सिख एम्पायर। और सिख एम्पायर को कैप्चर कर लिया था बाय द टू एंग्लो सिख वॉर, जो लड़े गए थे 1846 से 48 और 1845 से 46 एंड 1848 टू 49। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है लेक्चर 4, यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा लेक्चर नंबर 5। ठीक है, टॉपिक क्या होगा उसे हम डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ कि टॉपिक कौन सा होगा। ठीक है।